नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ में आज पारंपरिक त्योहार हरेली को धूमधाम से मनाया गया। रायपुर में सीएम हाउस से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोगों ने गाजे बाजे के साथ त्योहार में हिस्सा लिया। सभी गौठानों में हरेली का पर्व भी मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सरकारी निवास हरेली के रंग में रंगा नजर आया। पारंपरिक परिवेश में सजे धजे सीएम अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। साथ ही मंत्रिमंडल के तमाम साथी इस मौके के गवाह बने। सीएम ने परिवार के साथ कृषि उपकरणों और गाय बैलों की पूजा की। इसके बाद गेड़ी पर डांस भी किया। सीएम हाउस परंपरागत गीतों और नृत्यों से गूंज उठा। पारंपरिक नृत्य, गढ़वा बाजा के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल भौरा, गिल्ली डंडा और छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी यहाँ खास आकर्षण के केंद्र रहे। और ये पहला त्योहार है हमारे छत्तीसगढ़ का। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग आए और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ बन पड़ा। सब लोग पूजा अर्चना भी की। सबसे हरेली के सबको बधाइयाँ भी एक दूसरे को दिए। तो मैं खूब प्रदेशवासियों को खूब बधाई और शुभकामना देता हूं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ये जो त्योहार बार खान पान बोली बात और जो हमार मन के जो परंपरा है तेला कैसे लागू करना है, तेला माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं में भाग लेते। मैं आप सबके माध्यम से पूरा प्रदेश के किसान मल्ला हरेली के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजधानी रायपुर के साथ पूरे प्रदेश में भी प्रथम त्योहार की धूम रही। हर जिले और गांव में लोग बेहद उत्साहित नजर आए। सुबह से ही किसानों ने पशुधन और खेतों में काम करने वाले औजारों की पूजा कर खुशहाली की कामना की। घरों में ठेठरी, खुरमी जैसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। गायों की पूजा कर उन्हें पकवान का भोग लगाया गया। पूजा पाठ के बाद बच्चे, जवान और बूढ़े सभी बांस से बनी गेड़ी का लुत्फ उठाते नजर आए। अब ब्यासी हो जाते खेत खार के, उसके बाद नांगर वांगला धो धुआ के घर में पूजा प्रसन्न फाटा फोड़ के करतन पूजा। अच्छा, यह किसान के हमार मन के पहले त्योहार है। और आज के दिन चीला रोटी महत्वपूर्ण है। चावल का चीला रोटी उसमें हम लोग मतलब चढ़ाते हैं। कई जगह महिलाओं के बीच फुगड़ी, कुर्सी दौड़, रस्सी खींच प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। अलग अलग प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। प्रदेश के गोठानों में भी हरेली की धूम रही। हरेली के साथ 75 दिनों तक चलने वाले भव्य बस्तर दशहरे की भी विधिवत शुरुआत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और बात रायपुर के करते एक बड़ी खबर मिल रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू होगी। नवंबर में इसका आगाज होगा। इस योजना का ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए ये योजना है। तो इस योजना के प्रति परिवार के लोगों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, कृषि मंत्री ने एक जानकारी दी है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के संबंध में। कैसे शुरुआत होगी, कौन लोग इसके पात्र होंगे और कब से दिया जाना है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है, तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार जो है ग्रामीण स्तर पर रहने वाले जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको उनके परिवार को जो है 6,000 रुपए प्रति वर्ष देगी। और जिसकी शुरुआत जो है देवउठनी पर्व अर्थात नवंबर माह से शुरू होने जा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी है। और इस जो मजदूर हैं, जो वर्ग हैं, इसके अंतर्गत जो धोबी, नाई, लोहार और पुजारी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि इससे पहले भी ये समस्याएं देखने को मिल रही थी कि ग्रामीण स्तर पर जो है जिनके पास भूमि नहीं है और वो मजदूर हैं, खेतों में काम करने जाते हैं, ऐसे में इनको काफी आर्थिक स्थिति खराब रहती है। क्योंकि पूरे 12 माह जो है खेती किसानी का काम नहीं होता। इसलिए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और इसके लिए आपको याद होगा कि पिछले मानसून सत्र में 200 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी लाया गया है।
और ये इसकी शुरुआत जो है नवंबर माह से होने जा रही है। लगभग इसका फायदा जो है 12 लाख जो भूमिहीन परिवार हैं उसको मिलेगा। निश्चित रूप से राज्य सरकार की यह बड़ी योजना है। एक के बाद एक जो है किसानों को, मजदूरों को, हर वर्ग को लाभ देने के लिए सरकार जो है इस तरीके की योजनाएं ला रही है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार जब इस तरीके की योजनाएं ला रही है तो आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति कैसे लोगों की सुदृढ़ हो रही है। इससे पहले भी राज्य सरकार आदिवासियों के क्षेत्र में जो है 52 प्रकार के लघुवन पशु खरीदी किए हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की स्थिति आर्थिक रूप से और लोगों की स्थिति सुदृढ़ होती नजर आएगी। शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। नवंबर से इस योजना का आगाज होगा। जो ग्रामीण भूमिहीन हैं, उनके पास कृषि नहीं है, मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए योजना है। प्रति परिवार 6,000 रुपये हर वर्ष दिए जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व के मौके पर गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, पशुपालकों, गौठान समिति और स्व सहायता समूह की महिलाओं को 7 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि का ट्रांसफर किया है। सभी लोगों को हरेली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साल भर पहले आज के दिन ही छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी और हमने 2 रुपए किलो में गौठान में गोबर खरीदी प्रारंभ की। तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस योजना से गांव में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 साल में इस योजना से जो चमत्कार हुए हैं उसे पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से हमारे किसान, पशुपालक, माताएं बहनें उन्हें नई ताकत मिली है, उन्हें आमदनी और रोजगार का जरिया मिला है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में हुई गोबर खरीदी के एवज में किसानों, पशुपालकों को 98 करोड़ 8 लाख राशि का भुगतान किया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर किए जाने से कांग्रेस के नेता नाराज हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद हिंदुस्तान के नायक हैं, सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनके नाम पर बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री को करनी थी। सीएम ने कहा कि अवार्ड के लिए पहले से राजीव गांधी का नाम हटाकर परिवर्तित करना प्रधानमंत्री की ऊंची मानसिकता का परिचय देता है। वहीं राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है कि अंग्रेजों ने भी गांधी जी को समझने में भूल की थी। मेजर ध्यानचंद जी पूरे हिंदुस्तान के नायक हैं, हॉकी के बड़े खिलाड़ी, आइकॉन रहे हैं। सब उससे प्रेरणा लेते हैं। उसके नाम से कोई बड़ी घोषणा करनी थी प्रधानमंत्री जी को। ये राजीव जी के नाम से जो खेल रत्न पुरस्कार था उसको बदला गया, मतलब क्षुद्र मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है। उसके नाम से बड़ी घोषणा करनी थी। रायपुर में बीजेपी एसटी मोर्चा की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें धर्मांतरण, वनाधिकार कानून को पूरी तरह से लागू नहीं करने, पेशा कानून को लागू नहीं करने को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक में मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि 2.5 साल में देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज का नुकसान हुआ है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में धर्मांतरण और एसटी वर्ग की महिलाओं और युवतियों के साथ अनाचार की घटनाएं बढ़ी हैं। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस की भूमिका को संदिग्ध बताया है। जनजातियों का जो कन्वर्जन, धर्मांतरण तो हुआ ही है, साथ साथ छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी वर्ग के लोग आज इससे बचे नहीं हैं, वंचित नहीं हैं। सब वर्गों पर उनका एक प्रकार का शिकंजा है और सबको इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी घटना नहीं। इतने मतलब पीड़ित हुए हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, उतना कभी भी नहीं हुए। हमारी अनुसूचित जनजाति की बहन बेटियों की इज्जत का सुरक्षा भी सरकार नहीं कर पाई। कि जो सरकार है किस प्रकार से जनजातियों के अहित में काम कर रही है, हित के में काम करने के 36 प्रकार के वायदे किए और अभी जो है 36 प्रकार के जो है अहित का काम हमारे इस छत्तीसगढ़ के हमारे जनजाति हो या बाकी समाज के लोगों के साथ उनका शासन के माध्यम से काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर इन जिलों में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियों के साथ बैठक ली है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में ग्वालियर चंबल अंचल के जिले के प्रभारी मंत्री भी यहां जुड़े। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विवरण माध्यम से शामिल हुए। कटक के में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों की मदद का पूरा भरोसा दिलाया। साथ ही सीएम ने बाढ़ के बाद पहली बड़ी कार्रवाई की है। श्योपुर में हालातों पर तत्काल नियंत्रण न कर पाने और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दौरे में अव्यवस्था के मामले में कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी संपत उपाध्याय को हटा दिया गया। अब शिवम वर्मा नए कलेक्टर होंगे। जिन जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, अभी वहां इस तरह की और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। चंबल अंचल में बाढ़ की तबाही की शुरुआत श्योपुर जिले से हुई थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब श्योपुर के दौरे पर थे, तब भी बड़े स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। ग्वालियर चंबल अंचल में आई बाढ़ के बाद प्रदेश सरकार ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। श्योपुर में हालातों पर तत्काल निर्णय नहीं ले पाने और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वाहन पर कीचड़ फेंकने के मामले में कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी संपत उपाध्याय को हटा दिया गया है। और कोई लापरवाही बरतेगा, अगर किसी ने बरतने का प्रयास किया तो ये सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी जो इस प्रकार के भीषण संकट में किसी प्रकार की लापरवाही हुई, तो इसमें सरकार अलर्ट है। कल से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा होगी। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहमति जताई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल सोमवार से शुरू होगा। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ समेत अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। आज इतनी भयंकर समस्या है मध्य प्रदेश पर, एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार, हर वर्ग पीड़ित, इन सब पर चर्चा करें। तो कल 10:30 बजे मीटिंग है, उस पर हम समय तय करेंगे। कल कार्य मंत्रणा है, इसलिए कल विधेयक और विस्तार से बात होगी। आज सहमति चलाने की है और संभावित चर्चाओं में बाढ़ की चर्चा पर अभी विचार हुआ है। निर्णय कल होगा कि स्थगन होगा या 139 में चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो एक शख्स ने पेड़ पर ही अपना आवास बना लिया। मामला नरसिंहपुर के मोहत का है। यहाँ छोटे खान नाम के एक शख्स ने पेड़ पर मचान बनाकर रहना शुरू कर दिया। इसका कहना है कि इन्होंने कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल पाया। लिहाजा कच्ची झोपड़ी में रोज हो रही दिक्कतों से बचने के लिए पेड़ पर मचान बनाकर रहने लगा है। छोटे खान का कहना है कि योजना का लाभ नहीं मिलने तक वो यहीं रहेगा। इधर अधिकारियों का कहना है कि शख्स का नाम 2011 की सर्वे सूची में नहीं है, इसलिए नाम नहीं आया। ये व्यक्ति पात्र है, इसलिए प्रतीक्षा सूची में इसका नाम जोड़ लिया गया है। ऊपर इसीलिए रहते हैं कि नीचे जो गुजारा नहीं है। हाँ जी, सब बाल बच्चे सब रहते हैं, तो अब इधर जब जगह ही नहीं है तो फिर ऊपर न रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। क्या पीएम आवास नहीं मिल रहा? क्या अभी नहीं मिला। क्या बोलते वो लोग? वो लोग यही बोलते हैं कि हमें सर जब ऊपर से नाम आएगा जब हम आपका काम करेंगे। उसका नाम SECC लिस्ट में नहीं है, 2011 की सर्वे सूची में नहीं है, इसलिए उसका आवास नहीं आ पाया। चूंकि व्यक्ति पात्र है, इसलिए उसका प्रतीक्षा सूची में प्रधानमंत्री आवास की एक प्रतीक्षा सूची भी बनी हुई है आवास प्लस ऐप पे, उसमें उसका नाम जोड़ लिया गया है। तो जब ये प्रतीक्षा सूची के निर्देश आएंगे आवास के, तब उसको आवास दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विशेष तैयारियां की जा रही है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर होने वाले मुख्य समारोह में इस बार अधिकतम 1000 लोग ही जुट सकेंगे। 15 अगस्त परेड की रिहर्सल भी शुरू हो गई है। फाइनल रिहर्सल 13 अगस्त को होगी। रिहर्सल परेड में 9 टुकड़ियों ने भाग लिया है। कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के लिए सभी टुकड़ियों को 2 गज दूरी और चेहरे पर मास्क लगाने के लिए पाबंद किया गया है।
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का समारोह है, तो उसके लिए परेड की रिहर्सल यहाँ पे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पूरे जोर शोर से चल रही है। इसमें फेंसिंग और दूरी है उसका पालन करते हुए परेड का मार्चअप होगा। छतरपुर के नौगांव में सीबीआई के फर्जी अधिकारी बनकर 6 बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस की तत्परता से सभी पकड़े गए। मामला 6 अगस्त का है। ये सभी आरोपी सुबह करीब 8 बजे 2 लग्जरी वाहनों में सवार होकर निखिल बंसल नाम के शख्स की जैक्पिन बेवरीज डिस्टिलरी लिमिटेड पहुंचे और खुद को सीबीआई के अधिकारी बताकर पिछले साल अलीगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड की जांच का हवाला दिया। डिस्टिलरी संचालक को कहा गया कि आपने समन का जवाब नहीं दिया, इसलिए गिरफ्तार करने आए हैं। डिस्टिलरी संचालक ने जब समन की कॉपी मांगी तो उन्हें लखनऊ ले जाने और वहीं सारी बातें करने की धौंस दी गई। डिस्टिलरी संचालक ने उन्हें कहा कि उनकी शराब यूपी नहीं जाती, डिस्टिलरी रजिस्टर्ड भी है। इसके बाद आरोपियों ने एक ने उन्हें साइड में बुलाकर मामला निपटाने के लिए कहा। जब डिस्टिलरी संचालक नहीं माना तो बदमाशों ने अपना असली रूप दिखाकर डिस्टिलरी के मैनेजर पर पिस्तौल तान दी और ऑफिस में रखे 2 लाख रुपए और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग का डीवीआर लेकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मऊ सहानिया के जंगल से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटा गया माल, 2 लग्जरी कार और हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने 6 ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जिन्होंने सीबीआई के फर्जी अफसर बनकर डकैती डाली थी। उनके पास से 2 4 व्हीलर वाहन जब्त हुए हैं। इसके अलावा डकैती का जो 2 लाख से ऊपर का कैश था वो रिकवर किया। और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 और मध्य प्रदेश स्तर की कई मांगों को लेकर अब प्रदेश के बिजली कर्मचारी अधिकारी आंदोलन करने जा रहे हैं। इस बारे में संगठन के संयोजक ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2021 में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके चलते बिजली की दरें महंगी हो जाएंगी। गरीब वर्ग, आम आदमी, किसानों को ऊंचे दरों पर बिल का भुगतान करना पड़ेगा। संशोधित बिल के जरिए लाइसेंस लेने की बाध्यता खत्म हो जाएगी, जिससे बिजली वितरण का निजीकरण हो जाएगा। इसलिए मांग की गई है कि बिल को पास करने से पहले संसद की बिजली मांगों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो केंद्र सरकार लाने जा रही है, उसका कारण ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है। तो ये एक दिन में नहीं सुना जाता है। तो 24, 25, 26 को हमारा 3 दिवसीय है। उसके बाद 6 सितंबर से हम अनिश्चितकालीन उसमें जाएंगे, कार्य बहिष्कार में जाएंगे। 16% महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर रविवार को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर सभी संघों के पदाधिकारी रायपुर पहुंचे और बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ का कहना है कि अगर जल्द डीए की घोषणा नहीं की गई तो प्रदेश में नई रणनीति के अनुसार आंदोलन किया जाएगा। इसमें हमारे 54 संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही पूरे जिले के जिला संयोजक भी हमारे साथ इस आंदोलन में है और हम सरकार को आज अंतिम जो है ज्ञापन देने का कार्यक्रम, हम लोगों का अंतिम यह ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। इसके बाद आज इस न्याय सभा के माध्यम से हम एक ठोस निर्णय भी लेने जा रहे हैं। हमारी महंगाई भत्ता 1 जुलाई 19 से लंबित है। 5 किस्त हो गया। छत्तीसगढ़ की माटी में केंद्रीय कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता, विद्युत मंडल के कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता और मेरे बेचारे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता। जब बाजार एक है, शहर एक है, महंगाई एक है, तो ये भेदभाव की जो नीति है उससे प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी आक्रोशित है। राजनांदगांव, बलौदा बाजार के साथ कई जिलों में नियमितीकरण की मांग कर रहे अनियमित कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह के माध्यम से प्रदर्शन किया है। प्रशासन की घंटों समझाइश के बाद कर्मचारी बाहर निकले। दरअसल ये कर्मचारी नियमितीकरण के अलावा ठेका भर्ती पर रोक लगाने, नौकरी से निकालने, कर्मचारियों को वापस बहाल करने, कर्मचारियों पर किए गए एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे थे। फिलहाल प्रशासन ने अनियमित कर्मचारियों से ज्ञापन लेकर उनका धरना समाप्त कराया। वहीं रायपुर में भी अनियमित कर्मचारी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर जल सत्याग्रह के लिए निकले थे। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा नरसिंहपुर पहुंचे, जहां वो रावतपुरा सरकार का चौमासा अनुष्ठान, जिस कार्यक्रम में भाग लेने और रावतपुरा सरकार का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उन्होंने राष्ट्रीय संत रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार से भेंट की और उनका आशीर्वाद भी लिया। आशुतोष राणा ने
ये कहा कि श्रावण माह में संतों के दर्शन और आशीर्वाद का विशेष महत्व है। हनुमान चालीसा की चौपाई शंकर सुमन केसरी नंदन कूट करते हुए राणा ने कहा, रावतपुरा सरकार हनुमान जी के अवतार हैं और शंकर स्वयं केसरी के अवतार हैं और ऐसे श्रावण मास में ऐसे संत का अपने घर आना सौभाग्य की बात है। दरअसल नरसिंहपुर राजमार्ग वंशिका लॉन में रावतपुरा सरकार का 64वां अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें रावतपुरा सरकार का आशीर्वाद लेने माया नगरी के जाने माने अभिनेता आशुतोष राणा पहुंचे। धमतरी जिले के अरोद क्षेत्र में 3 दंतेल हाथियों के आतंक के चलते ग्राम पंचायत के 9 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण इलाके में दहशत है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथियों के आतंक से 9 स्कूल बंद, एक मकान को ध्वस्त कर दिया। बालोद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां फसलों को नुकसान पहुंचाया है। आसपास के गाँव में अलर्ट है। और ये चौथी तस्वीर, इलाके के कई मकान टूटे हुए। अंबिकापुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 14 गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।